हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी ऑन मन शिक्षा हब के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि अपन ने HSSC CET मेंस के लिए एक सीरीज चला रखी है, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कोई भी नहीं करवा रहा यूट्यूब पे ऑलमोस्ट, जैसे कि इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई एंड गवर्नेंस हो गई, तो ये पार्ट जो है हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चे, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पे मेहनत भी कर रहे हैं, डाटा भी, कंटेंट भी ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं, तो इतने ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे। प्लीज़ इस सीरीज को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है आपके लिए यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री अपलोड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा सिलेबस में दे रखा है उसी हिसाब से आप चल रहे हैं। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये हमारा आज का टॉपिक एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, ऊर्जा संसाधन की बच्चे अगर हम बात करें तो ऊर्जा संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, ऐसे संसाधन जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो वो होते कौन से हैं बच्चे? अब ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं ना, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, सागर से हमें ऊर्जा मिलती है यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जैव ऊर्जा हो गई, जल विद्युत हो गई, तो ये सारे के सारे क्या है, ऊर्जा के संसाधन है। लेकिन हम इन्हें टू पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा हिंदी में, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो कन्वेंशियल एनर्जी, कन्वेंशियल एनर्जी। बिल्कुल आराम से आप इसको कवर करेंगे और अच्छा टॉपिक है, और आपको पेपर में नंबर भी देके जाएगा। परंपरागत ऊर्जा, कन्वेंशियल एनर्जी। और तो दूसरा है आपका वो है नॉन कन्वेंशियल, यानी गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, परंपरागत, नॉन कन्वेंशियल, नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेस। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, जो सदियों से चलती आ रही है, बहुत पुराने लंबे समय तक से चलती आ रही है, उसको आप क्या बोलते हैं, परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोयला हम लंबे समय से यूज कर रहे हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा हम लंबे समय से यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं लंबे समय से। ठीक है, खास करके ऐसे जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। और गैर परंपरागत वो होते हैं जो मॉडर्निटी में, जहाँ पे मेनली मनुष्य का यूज हुआ है, जैसे कि वाइंड एनर्जी, हमने हवा से एनर्जी बनानी शुरू कर दी। जैव ऊर्जा, जैसे कि मतलब भी जैविक चीजों का प्रयोग करके ऊर्जा बनानी शुरू कर दी। जल विद्युत, जल से बनानी शुरू कर दी। सागरीय ऊर्जा, ये सारे के सारे क्या है बच्चे, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। और जो लंबे समय से जैसे के तैसे चलते आ रहे, जैसे कोयला का यूज कर रहे थे, वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से ये बताइए परंपरागत ऊर्जा कौन सी है, और इनमें से ये बताइए कि गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सी है। समझ रहे हो इस बात को? तो होप सो आपको ये चीज काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए कि अब परंपरागत और गैर परंपरागत तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब आप बात करेंगे सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की, परंपरागत ऊर्जा स्रोत की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चे, परंपरागत ऊर्जा स्रोत की। ठीक है, अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है कोयला। कोयले का बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है। अब ये कोयला भारत में ऊर्जा का मूल स्रोत है, जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो प्राप्त होती है। जहां भी आप देख लो, चिमनियों में डालने के लिए, ठीक है, लोहे की भट्टियों में डालने के लिए, कहीं भी डालने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, कोयले का यूज कर रहे हैं। तो ये मूल स्रोत है, बेसिक मतलब सोर्स है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि लगभग ये 70% जो हम वाणिज्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसका 70% हिस्सा जो कंप्लीट होता है ना, वो कोयले से ही होता है। किससे होता है, कोयले से होता है बच्चे। अब कोयला की अगर आप बात करें तो कोयले की हमारे यहाँ पे कोयले के 302 बिलियन मतलब टन है लगभग। भंडार अगर आपसे पूछे जाए कि मतलब क्वांटिटी कितनी है, तो 302 बिलियन टन है। ठीक है, अब यहाँ पे कोयले के सबसे ज्यादा भंडार हमारे भारत में है, झारखंड में।
मुख्य भंडार, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है उड़ीसा। वैसे कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा जो करता है वो उड़ीसा करता है। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये चीजें आपने देखा होगा हरियाणा में, कभी हरियाणा, पंजाब, ये नजदीक की अपना एरिया जो है, वहां पे आपको कभी भी कोयले की खानें सुनने को नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा आइडिया तो आपको यहीं से लग जाएगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब आपको ये तो पता लग ही गया कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला। समझ में आ गई इतनी बात। अब अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, कोयले के क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, तो इसको मेनली टू टाइप से बांटा जा सकता है। यानी एरिया के हिसाब से कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोयला कितने टाइप का होता है। मैंने बोला कि क्लासीफाई एरिया के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है गोंडवाना कोयला, जो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, और दूसरा अपना होता है तृतीयक युग का कोयला, जो काफी पुराना कोयला माना जाता है। तीसरे युग का कोयला जिसको आप बोलते हो टर्सरी, ठीक है, टर्सरी कोल। अब तृतीय युग का कोयला ये सेकंड टाइप। मतलब आप दो टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देखेंगे गोंडवाना की बात करते हैं। तो गोंडवाना की अगर हम बात करें, तो गोंडवाना में ये होता क्या है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप कार्बोनीफेरस काल का कोयला। इसको आपसे पूछा जाए कार्बोनीफेरस काल का कोयला किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि किसको बोलते हैं, गोंडवाना कोयला को बोलते हैं। ये लगभग 570 मिलियन से लेकर 300 मिलियन पुराना कोयला है, ठीक है। 300 मिलियन पुराना कोयला है, इतना ज्यादा पुराना कोयला है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा पुराना कोयला यही होता है, गोंडवाना कोयला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो दामोदर महानदी है, दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी है, गोदावरी, नर्मदा, गोदावरी, नर्मदा, ये सारी गोंडवाना क्षेत्र में आने वाली नदियां हैं, और इन्हीं में ये कोयला जो है पाया जाता है। समझ में आई है। अब इसकी प्रमुख खाने जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं, रानीगंज हो गया, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, रानीगंज में है, झरिया, बोकारो। अब आपसे ये पूछ लिया जाए ना भाई साहब कि यहाँ पे किसकी खाने पाई जाती है, तो लगभग कोयले की रानीगंज, झरिया, बोकारो, इधर ये कोयले की खाने जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, एक कोयले की खान है जिसका नाम क्या है, जिन गुर्डा। जिन गुर्डा नाम पहली बार सुना होगा बहुत से बच्चों ने। ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। ये जिन गुर्डा कोयले की खान जो है ये कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे गोंडवाना कोयले के काल की सबसे मोटी परत पाई गई है। यानी गोंडवाना काल के कोयले की सबसे मोटी परत जो है वो कहाँ पे पाई गई है, तो वो जिनगुर्डा में पाई गई है। ये लगभग 132 मीटर मोटी जो है परत है। समझ में आई इतनी बात। 132 मीटर मोटी कोयले की परत जो है ये जिनगुर्डा कोयले की खान में पाई गई है, जो मध्य प्रदेश में है, और ये गोंडवाना क्षेत्र का कोयला जो है वो है। समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें कि आता कौन सा कोयला है, यानी किस टाइप का कोयला जो है वो आता है, जैसे कि बिटुमिन्स है तथा एंथ्रासाइट जो है, ये कोयले जो है गोंडवाना टाइप के कोयले। बिटुमिन्स हो गया जिसे आप भूरा कोयला बोलते हो, है ना, बिटुमिन्स हो गया, और आपका एंथ्रासाइट हो गया, ये गोंडवाना काल के जो है वो कोयले हैं। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका तृतीयक, तृतीयक युग का कोयला। अब ये इसको क्या बोलते हैं, ये ओलिगोसिन युग के शैलों में पाया जाता है। अधिनूतन बोलते हैं जिसको, यानी आदि नहीं, क्या बोलेंगे, आदि नहीं शैल जो बोलेंगे, अधिनूतन, ठीक है, अधिनूतन शैल तृतीयक को। क्योंकि ये लगभग इस कोयले जो अपनी गोंडवाना कोयला पड़ा है ना, इससे थोड़ा नया है। ये 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना कोयला है।
इसमें कोयले का उत्पादन ज्यादा नहीं होता, लगभग 2% कोयला जो है इस प्रकार की शैलों में जो है वो पाया जाता है, और इसे निम्न कोटि का कोयला बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो सबसे कम मिलती है। कार्बन की मात्रा सबसे कम मिलती है। कार्बन की मात्रा क्या मिलती है इसमें? सबसे कम मिलती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? निम्न कोटि का कोयला बोलते हैं। ठीक है, अब ये ज्यादा पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि एपी जिसको आप बोलते हो, आसाम में हो गया, गुजरात में हो गया, यहाँ पे जो है ये इस टाइप का कोयला जो है वो पाया जाता है। होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कमेंट कर दीजिए अगर किसी चीज का समझ में ना आया हो तो वो चीजें आपको बता दी जाएंगी। अब कोयले के प्रकार की बात करें, कोयले के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोल, कोयले के प्रकार। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला है जी पीट। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम लिख लेते हैं लिग्नाइट को, ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। थर्ड जो है वो है आपका बिटुमिन्स, 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 बिटुमिन्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद में फोर्थ जो आपका एंथ्रासाइट। ये चार टाइप के कोयले जो है वो होते हैं। पीट जो है ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है बच्चे, निम्न कोटि का कोयला, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, बहुत ज्यादा। सी जो है वो बहुत ज्यादा कम पाई जाती है इस कोयले में। ठीक है, बिल्कुल नीचे का। क्यों? क्योंकि जब इसमें नमी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसमें नमी की मात्रा आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के कोयले में नमी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो पीट कोयले में नमी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और जब इसको जलाते हैं ना तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। अब देखो गीली चीज को जलाओगे तो उसमें से धुआं तो निकलेगा ही। ठीक है, तो इस वजह से पीट को क्या बोलते हैं? निम्न कोटि का कोयला बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, लगभग 40% के करीब इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? ये हद है, हद, यानी ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है। उसके बाद में हम बात करते हैं लिग्नाइट की, जिसको आप क्या बोलते हो? ब्राउन कोयल भी बोलते हो, भूरा कोयला बोलते हो। क्या बोलते हो? भूरा कोयला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया कि भूरा कोयला के नाम से किसे जानते हैं? तो लिग्नाइट। किसे? लिग्नाइट को भूरा कोयला बोलते हैं। अब ये पीट से अच्छा है, यानी पीट से, इसमें पीट से ज्यादा कार्बन होती है, लगभग 40, ये खत्म होता है 40 पे तो ये शुरू हो जाता है, 40 से 60% के करीब इसमें कार्बन की मात्रा होती है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें ना तो पीट को सुखाकर, यानी पीट में से अगर नमी खत्म कर दी जाए, यानी कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है ना, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी सूखेगा, यानी इसमें से नमी की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे किसमें चेंज होना शुरू हो जाता है? लिग्नाइट में चेंज होना शुरू हो जाता है। यानी दाब तथा गर्मी के कारण पीट कोयला किसमें चेंज होता है? लिग्नाइट में चेंज हो जाता है। समझ रहे हो इस बात को? आपको समझ में आ गई होगी। तो ये नेवली की बात करें, नेवली कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेवली जो है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, यहाँ पाया जाता है। पालना हो गया, पालना कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ पे ये कोयला पाया जाता है। ठीक है, जंतिया की पहाड़ियां, ये काफी बार पूछा गया, ये सिंपली पूछ लिया जाता है कि जंतिया की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो ये मेघालय में, यहाँ भी ये कोयला पाया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में बिटुमिन्स की बात करते हैं हम लोग। बिटुमिन्स, ये पीट और लिग्नाइट से ये अच्छा होता है, इसमें 60 से 80% जो है वो कार्बन पाई जाती है। समझ में आई है इतनी बात? अगर मतलब यह कोयला, पता है बिटुमिन्स जो है ना, ये अधिक गहराई, यानी उनसे ज्यादा गहराई पर पाया जाता है। जो कोयले अपन ने पहले पढ़े हैं उनसे अधिक गहराई पर पाया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर नमी जो है वो सूख जाती है, क्योंकि प्रेशर होता है। ठीक है, नीचे गर्मी भी होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये सघन होता है। सघन मतलब मोटा, ठोस भी होता है, यानी और काले रंग का होता है। ये किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। ठीक है, अब मूल वनस्पति जिससे कोयला निर्मित होता है, मतलब मूल वनस्पति यानी बेसिक जो आपकी वनस्पति होती है जिससे कोयला निर्मित होता है, उसके अंश इस बिटुमिन्स कोयले में आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ऐसी वनस्पति जहां से कोयला, अब ऐसे नहीं है कि कोयले को उगाया जाता है। वनस्पति का नाम कहने का मतलब ये है कि नीचे जो मतलब पेड़ वगैरह सूख जाते हैं, दब जाते हैं नीचे, उस वनस्पति का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके अंश इसमें देखे जा सकते हैं। इसमें 60 से 80% आपकी क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है। अब सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वाणिज्यिक रूप से अगर कोई कोयला, व्यापारिक रूप से जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कोयला, वो बिटुमिन्स होता है। ठीक है,
इसका नाम अगर हम बोले तो बिटुमिन्स तरल के नाम पर रखा गया है, बिटुमिन्स लिक्विड या बिटुमिन्स तरल के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब इसको बिटुमिन्स तरल को कैसे प्राप्त करेंगे, इसको कोयले को गर्म करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो गर्म करके इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इसका यूज किया किया जाता है मोस्टली सबसे ज्यादा, तो इसका प्रयोग किया जाता है कोकिंग कोल बनाने में। कोकिंग कोल क्या होता है, अगर आप कोयले को बगैर ऑक्सीजन के गर्म करेंगे, बिना ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए वहां पे, तो हमें क्या मिलेगा, कोकिंग कोल मिलेगा। और इसको अगर आप बिटुमिन्स को बिना ऑक्सीजन के गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कोकिंग कोल मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो, लोहा इस्पात हो गए, यानी कि लोहा बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अब थर्ड जो फोर्थ जो टाइप है इसका वो है एंथ्रासाइट। फोर्थ जो टाइप है वो क्या है बच्चे, एंथ्रासाइट। क्या है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें 80 से 90% की मात्रा में क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। इसमें वाष्प पदार्थ, मतलब अब देखो उच्च कोटि का कोयला है तो इसमें वाष्प क्या होंगे, कम होंगे, तभी अच्छे से जलेगा ना। सबसे कम वाष्प होते हैं, यानी बिल्कुल जीरो के बराबर, नगण्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब आप इसको जलाएंगे ना तो इसकी नीली सी लाट निकलेगी, यानी कि ओरिजिनल लाट जो है वो निकलेगी, और सबसे महंगा होता है ये एंथ्रासाइट, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब अच्छा, झारखंड में ये कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमारे भारत की अगर आप बात करें तो मतलब अगर यहाँ पे झरिया कोयले की खान आपसे पूछी जाए तो झरिया, झारखंड से झरिया याद रखना। बोकारो पूछा जाए कि कहाँ पे है तो बोकारो भी झारखंड में है, ठीक है। गिरडीही पूछा जाए या काराबाड़ी पूछा जाए, गिरिडीही पूछा जाए, या आपसे पूछ लिया जाए काराबाड़ी, तो ये दोनों की दोनों भी कहाँ पे है, ये भी आपकी कहाँ पे है, झारखंड में। क्लियर, क्लियर है इतनी बात। तो और बहुत सारी हैं, हुट्टर कोयला क्षेत्र, कर्णपुर कोयला क्षेत्र, देवगढ़ कोयला क्षेत्र, तो ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में दूसरे नंबर पर ओडिशा आता है, और तीसरे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा झारखंड में, ठीक है जी। उसके बाद में आ जाइएगा आप लोग पेट्रोलियम पे। किस पे आ जाइए, पेट्रोलियम पे। आज पेट्रोलियम को और देख लेते हैं। पेट्रोलियम की आप बात करें तो दूसरे नंबर पर सबसे मुख्य मान ही लीजिए कि सबसे मुख्य होता ही है, ठीक है। दूसरे नंबर मान लीजिए कोयले के बाद। अब इसका प्रयोग पेट्रोलियम से ही आपको पता है डीजल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से निकाली जाती है, पेट्रोलियम से ही होती है। मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, विमान ईंधन जो हो गए, कृत्रिम रबड़ हो गया, ठीक है, कृत्रिम रबड़ हो गया, कार्बन ब्लैंड डाई, खाद्य रंग, ये तो जितने भी पिगमेंट होते हैं, विस्फोटक होते हैं, जो छपाई की शाई होती है, सब में पेट्रोलियम का यूज होता है ना। अब ये बनता कहाँ से, ये मतलब तेल, ये पेट्रोलियम जो है ये कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ से। देखिए, अवसादी टाइप की शैल आपने सुनी होगी। अवसादी शैल क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शैलें क्या होती है। तो अवसादी शैल क्या होती है, जैसे कि अवसाद, मान लीजिए कि एक चीज का उद्गम जहां पे हुआ, मतलब जन्म कहाँ पे हुआ, यानी कि एक मिट्टी किसी एक प्रॉपर ये एरिया जो है यहाँ पे प्रॉपर एरिया में ये बनी, लेकिन ये छोटे छोटे अवसाद होते हैं जो शैलों से टूट कर बनते हैं, ठीक है, शैलों से टूट कर बन गए, लेकिन हवा इन्हें कहीं और उड़ाकर ले गई, उसी को क्या बोलेंगे, अवसादी। फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं अवसादी, यानी हवा के साथ उड़कर आए हुए ये। तो जो आपका प्राकृतिक तेल होता है ना, नेचुरल तेल जो होता है, पेट्रोलियम जो होता है वो भी अवसादी शैलों से ही मिलकर बना हुआ होता है। कहाँ से मिलकर बना है, अवसादी शैल से। ये मैंने थंबनेल पे भी डाला है, ध्यान में रखना। अवसादी शैलों से ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम है ना, ये वहां कभी भी नहीं मिलता जहां इसका उद्गम स्थान होता है। तो अवसादी शैलें भी वहां कभी भी नहीं मिलती जहां पे इनका उद्गम स्थान होता है,
समझ में आई है। अब अगर आप बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, ओरिजिन कहाँ पे हुआ, तो ऐसा बोला जाता है कि ये इनकी उत्पत्ति जो हुई है ना, ये जैविक मानी गई है कि जैविक चीजों से ही पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि कोई जानवर मर गया, ठीक है, कोई पेड़ सूख के नीचे दब गया, तो वो वनस्पति पदार्थ हो गए जितने भी, वो क्या हो गए, नीचे दब गए। नीचे दबने के बाद में वो किस फॉर्म में आ गए, कीचड़ की फॉर्म में आ गए, गारे की गाद जिसको आप बोलते हो उस फॉर्म में आ गए, बालू के फॉर्म में आ गए। तो ये क्या हो गए, एक तरीके से जमे हुए अवसाद हो गए। क्या हो गए, जमे हुए अवसाद, जिनको आप बोलते हैं कि ये दफन हो जाते हैं ना, दफन हो जाते हैं। तो दाब तथा उष्मा, यानी कि जब इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, इसमें हीट जनरेट होएगी, तो ऐसा बोला जाता है मिलियन वर्षों के बाद में ये चीजें जो है किस में चेंज हो जाती हैं, तेल में, यानी कच्चे तेल में चेंज हो जाती हैं, या इससे प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। समझ में आ रही है इतनी बातें? तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इसको कल आप कंटिन्यू करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसकी पाइपलाइन कहाँ कहाँ पे है। अब अगर आप भारत की बात करें ना, तो अगर आप ईरान से आयात करते हैं इसका पेट्रोलियम का, ईरान का, ठीक है, ईरान में काफ़ी रिफाइनरीज हैं इसकी, तो अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है वो तीसरा ऐसा मतलब भी देश है जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का आयात करता है ईरान से, अमेरिका और चीन के बाद में। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से माइंड में रखनी है। तो लेक्चर काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, होप सो, लेकिन व्यूज अच्छे नहीं आ रहे। प्लीज़ इसको, इन वीडियोस को शेयर कीजिए जितना हो सके, चैनल को आगे लेके जाइए, तब भी हम मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर और भी वीडियोस आपको दे पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए व्यूअर्स हैं, शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।